आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेज। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। नंबर एक, श्रेणी क्रम में इन सीरीज। नंबर दो, समांतर क्रम में इन पैरेलल। पहले हम लोग श्रेणी क्रम को जानते हैं। श्रेणी क्रम बहुत साधारण सा, इस क्रम में किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा आगे आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। देखिए, ये हमने एक आपके सामने ये प्रतिरोध बनाया, इसका दूसरा सिरा आगे आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा आगे आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। इस तरह से हमने यहाँ पर ये तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं। ये प्रतिरोध मान लेते हैं R1 है, ये दूसरा R2 है और ये तीसरा R3 है। चलिए इस संयोजन को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इस संयोजन को हम लोग एक बैटरी से जोड़ देते हैं। अब जब यहां पर हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया तो बैटरी के धन सिरे से ये बाहर ये धारा आ जाएगी। मान लेते हैं कि धारा I आ गई। अब ये धारा I पहले प्रतिरोध में जाएगी, इसके बाद दूसरे में और फिर तीसरे में और वापस बैटरी के ऋण सिरे पर आ जाएगी। मान लीजिए कि बैटरी का वोल्टेज V है, तो जब धारा इनमें क्रमशः जाएगी तो यहां उत्पन्न विभवांतर मान लीजिए V1 है, इस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2 है और इस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर मान लीजिए V3 है। तो इस तरह से हमने सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर दिखा दिए, V1, V2 और V3। हम आपसे अगर साधारण सी बात पूछ दें कि बताइए बैटरी के द्वारा दिया गया वोल्टेज, कुल वोल्टेज या कुल विभवांतर, आप आसानी से बता देंगे कि कुल विभवांतर V इक्वल टू क्या होगा। तो कुल विभवांतर V इक्वल टू होगा हमारा V1 प्लस V2 और प्लस V3। अगर किरचॉफ के नियम हम लोग पढ़ चुके हैं तो ये एक प्रकार से आपके सामने किरचॉफ का दूसरा नियम ही लिखा हुआ है। अब इसके बाद यदि हम आपसे कहें कि आप बहुत पहले से बल्कि 9th क्लास से ही सूत्र जान चुके होंगे, V इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो V इक्वल टू अगर हम फार्मूला खोलें तो V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर। देखिए V हमारे पूरे इस संयोजन का विभवांतर है, तो ये संयोजन का विभवांतर है तो I इंटू आर, तो ये संयोजन की धारा, देखिए संयोजन में धारा I है इंटू आर, तो ये पूरे संयोजन का प्रतिरोध है। पूरे संयोजन का प्रतिरोध, इसी को हम लोग तुल्य प्रतिरोध अर्थात इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। इक्वल टू V1 का विस्तार यहां से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। I आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका I कॉमन लेने के बाद आ गया R1 प्लस R2 और प्लस R3। आपका I कैंसिल आउट हो गया और हमें फार्मूला मिल गया R इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। अर्थात श्रेणी क्रम में जो ये तुल्य प्रतिरोध आया, ये अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर है। तो श्रेणी क्रम को समझना बहुत आसान है। श्रेणी क्रम का मतलब है किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। ये न्यूमेरिकल में हमारे लिए आगे चल करके बहुत अधिक हेल्पफुल होगा। और इस श्रेणी क्रम की सबसे प्रमुख विशेषता आपके सामने है। देखिए, जो धारा इस संयोजन में आई है वही धारा पहले प्रतिरोध में भी गई है, वही धारा दूसरे प्रतिरोध में गई है और वही धारा तीसरे प्रतिरोध में गई है। अर्थात जो धारा संयोजन में आती है वह धारा अलग अलग श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों में भी
जाती है, अर्थात श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। ये सबसे विशेष पॉइंट है हमारे लिए जब हम लोग आंतरिक प्रश्नों को हल करेंगे। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। श्रेणी क्रम में धारा यानी करंट का मान समान रहता है, समान रहता है। इसे हम लोग बिल्कुल पॉइंट आउट रखेंगे। आगे चलकर जब हम लोग कुछ बड़े बड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये बात वहां पर हेल्पफुल रहेगी या हम वहां पर ऐसा पाएंगे भी। तो इस तरह से बच्चों श्रेणी क्रम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्रम शुरू करते हैं, समांतर क्रम। इस क्रम में प्रतिरोधों के एक ओर के सिरे एक बिंदु पर जबकि दूसरी ओर के सिरे किसी दूसरे बिंदु पर या किसी अन्य बिंदु पर जुड़े होते हैं। देखिए चित्र में आपको दिखाता हूं। जैसे ये मान लेते हैं, ये एक हमने प्रतिरोध आपके लिए ये बनाया, इसके बाद ये दूसरा प्रतिरोध बनाया और ये एक तीसरा प्रतिरोध बनाया। ये देखिए प्रतिरोधों के एक ओर के सिरे एक बिंदु पर जबकि दूसरी ओर के सिरे किसी दूसरे बिंदु पर जुड़े हुए हैं। ये हमारा है समांतर क्रम। तो मान लेते हैं कि समांतर क्रम में तीन प्रतिरोध, ये R1 और ये R2 और ये R3, ये तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। चलिए इसके लिए एक संयोजन बना लेते हैं, बैटरी लगा करके पूरा परिपथ बना लेते हैं। तो ये हमने इससे बैटरी को जोड़ दिया। बैटरी का ये प्लस सिरा है और ये माइनस। मान लीजिए कि बैटरी का विभवांतर V है, वोल्टेज V है। अब यहां की ओर धारा इन्होंने संयोजन में बैटरी ने भेज दी I। जब ये धारा I आएगी तो यहां पर आकर के ये तीन भागों में बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि ये इधर I1, ये बीच में I2 और ये नीचे की तरफ I3। तो दिखाई दे रहा है कि I तीन भागों में बढ़ गई, अर्थात I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, किरचॉफ का पहला नियम। चलिए तो हम आपसे पूछते हैं कुल धारा। तो कुल धारा आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। कुल धारा आपको I इक्वल टू आपकी है I1 प्लस I2 और प्लस I3। अब फिर वही फार्मूला, इसके पहले भी हमने चर्चा की थी कि हमें 9th स्टैंडर्ड से ही ये सूत्र है V इक्वल टू I इंटू R। तो यहां से हमारा I इक्वल टू बन जाएगा V अपॉन R। तो I इक्वल टू चलिए हम लोग रख देते हैं V अपॉन R। चूंकि ये हमारी संयोजन में धारा है तो ये संयोजन का विभवांतर और अपॉन संयोजन का प्रतिरोध, इसी को हम लोग कहेंगे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। इक्वल टू ये V1 की जगह में आया हमारा V अपॉन R1 प्लस ये V अपॉन R2 प्लस ये V अपॉन R3। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि यहाँ पर V1, V2 और V3 क्यों नहीं। चलिए देखिए, विभवांतर दो बिंदुओं के विभवों का अंतर विभवांतर है। यहां पर अगर देखें तो ये पहला प्रतिरोध भी इन दो बिंदुओं के बीच लगा हुआ है, या दूसरा प्रतिरोध भी इन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगा हुआ है, या तीसरा प्रतिरोध भी इन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगा है। और विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर है। तो इस तरह से चूंकि ये भी इन्हीं दो बिंदुओं के बीच है तो जो विभवांतर इसका होगा, चूंकि इसके बाद ये भी इन्हीं दो बिंदुओं के बीच है तो वही विभवांतर इसका होगा, वही विभवांतर इसका होगा, या ये सभी इन्हीं दो बिंदुओं के बीच हैं तो इन सभी का विभवांतर भी V होगा। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जिस तरह से श्रेणी क्रम में जो धारा संयोजन में आती थी वही धारा अलग अलग प्रतिरोधों में होती थी, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर
जो विभवांतर संयोजन का है वही विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधों का भी होता है। यह हमारे लिए न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल रहेगा कि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। अब यहाँ हम लोग V कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा है V अपॉन आर इक्वल टू, यहाँ V कॉमन लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। ये V कैंसिल आउट हुआ तो हमारे सामने फार्मूला आ गया 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। अर्थात समांतर क्रम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, देखिए इनवर्स में फार्मूला ये, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम की सबसे खास विशेषता जो हमें आंकिक प्रश्नों में बहुत मदद करेगी वो है, जो कि आप जान चुके हैं, समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, विभवांतर समान रहता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर श्रेणी क्रम भी पढ़ा और समांतर क्रम भी पढ़ा। दोनों में थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं एक बार फिर से। श्रेणी क्रम में किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम में जो धारा संयोजन में आती है वही धारा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए अलग अलग प्रतिरोधों में भी जाती है। अर्थात श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम में एक ओर के प्रतिरोधों के सिरे एक बिंदु पर जुड़े होते हैं जबकि दूसरी ओर के सिरे किसी अन्य बिंदु पर जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में जो विभवांतर संयोजन का होता है वही विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधों का भी होता है। इस प्रकार समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप बहुत अच्छे से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समझ चुके हैं।